हेलो स्टूडेंट्स, अगेन गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो जो कल बताया था, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पेमेंट ऑफ जीएसटी, जिसके अंडर में हम लोगों ने प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी करा था। लगातार कुछ दिनों से हम लोग स्टेप वाइज वर्क कर रहे हैं और स्मॉल स्मॉल कंटेंट्स जो हम लोगों ने सेपरेटली रीड किए थे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, बैंक में कब पे करेंगे, पेमेंट के समय में आईटीसी का क्या यूज़ होगा, पहले हम क्या कवर अप करेंगे, मतलब प्रीवियस मंथ का, फिर करंट मंथ का, फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इन्हीं सब चीज़ों को ले करके जब एक सीक्वेंस डेवलप कर दिया, तभी हमारे पास वो प्रोसीजर में आ जाता है। दैट्स कॉल्ड द प्रोसीजर। इसी के अंडर में कुछ और स्टेप्स 9 तक का हम लोगों ने करे थे कि लेट हो जाए तो क्या टैक्स लगेगा, क्या फॉर्म का नाम होगा। फिर हम लोगों ने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कर दिया था, जिसमें सीक्वेंस बहुत ज़रूरी मैंने आपको बताया था। ऑलरेडी हम लोग ड्यू डेट्स कर चुके हैं। इन सब के साथ में जब पेमेंट करने की बारी आई थी, तो ऑलरेडी हम लोग सोर्सेज ऑफ पेमेंट भी कर चुके हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि जीएसटी डिप्लोमा का सेकेंड सेमेस्टर का ये फर्स्ट पेपर है और इसमें फर्स्ट यूनिट हम लोगों की लगभग कंप्लीट हो चुकी है। उसी से रिगार्डिंग कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको कवर अप कर रहे हैं, और वो आज हम लेंगे सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। सर, इसका क्या मतलब है? हम लोग तो ऑलरेडी सोर्सेस पढ़ चुके हैं। ये सोर्सेस थे, हमने ऑनलाइन पढ़ा था और साथ में हमने ओवर द काउंटर पढ़ा था। बेटा, ऑनलाइन तो नॉर्मल टर्म्स थे जो ऑनलाइन से आप पेमेंट कर रहे थे, मगर इसके अलावा भी पोर्टल कुछ और फीचर्स भी आपको प्रोवाइड कराता है। हम उनकी बात कर रहे हैं कि उनको कैसे करा जाएगा। तो बहरहाल ऑनलाइन में आपने क्या सीखा था? बहुत ही आसान है। जब इंडिया में काफ़ी लोग इस बात को जानते हैं, कोई पेमेंट अगर करना हो तो सर हम इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर लेंगे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेंगे, आरटीजीएस भी हो जाएगा विद लिमिट, और निफ्ट। ये एक पॉपुलर पेमेंट मोड्स हैं, इनके थ्रू हम लोग पेमेंट कर लेते हैं। अब इसी में ही जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं पेमेंट के लिए, उनको हम लोग आज कवर अप करेंगे। जैसा कि आपको ये हेडिंग में दिखाई दे रहा है, सम इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अब ये मेथड्स और क्या क्या हो सकते हैं और कौन कौन से इसमें से इम्पोर्टेंट हैं तो बेटा पेमेंट्स के लिए आपने देखे कि 4 मेथड तो थे ही, और इनके साथ में हर एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक कुछ मेथड्स होंगे। उनको हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, उनकी बात करी जाएगी। इससे रिगार्डिंग नंबर 1 हमारा आता है ई फोकल। ई, जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा होगा, इंटरनेट की बात कर रहा होगा, इसीलिए ई लिखा हुआ है। क्या इसमें किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो आप शॉर्ट टर्म समझ लीजिए, ई एफ पी बी। सर, ये शॉर्ट नेम हमें आप क्यों बता रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? बेटा, हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स में एग्जामिनेशन में आ जाए बस खाली ई एफ पी बी, फिर आप ढूंढते रहेंगे कि सर इसका क्या मतलब है। बहरहाल आगे आते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। टू डिपॉजिट्स ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस एंड अदर लाइबिलिटीज अंडर जीएसटी। Some certain banks are authorized by government, and each authorized bank will nominate only one branch as its e-focal point. तो मेन पॉइंट जो है वो देखिए क्या है। ये क्या है? पॉइंट। पॉइंट का मतलब समझिए, जैसे कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये लाइन है। लाइन का मतलब पीरियड होता है, मगर पॉइंट का मतलब है सम स्पेसिफिक प्लेसेस। तो सम स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए क्या किया जा रहा है? एक है जीएसटी, जो आप जानते हैं,
ये सारा का सारा काम जीएसटी किसने इम्प्लीमेंट किया? ये भी आप जानते हैं गवर्नमेंट ने किया। तो गवर्नमेंट ने क्या ऐसा किया, गवर्नमेंट के अंडर में जो ऑथराइज्ड बैंक्स हैं उनकी बात हो रही है। कौन से बैंक हो रहे हैं? ऑथराइज्ड। जो गवर्नमेंट के अंडर में ऑथराइज्ड बैंक्स हैं उनकी बात हो रही है। अब ये बैंक्स ए भी हो सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि बैंक ए की हम बात करते हैं, कोई भी एक बैंक है, बैंक ए की बात करते हैं। तो इनके यहाँ बहुत ब्रांचेज होंगी। मान लीजिए उत्तर प्रदेश है तो उसमें इसका ही डिस्ट्रिक्ट है, और उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लीजिए कि हम लखनऊ की बात करते हैं, ये लखनऊ है, और लखनऊ के अंदर जो है वो उनकी ब्रांचेज होंगी अलग अलग प्लेस पे। इतना आपको पता ही है। तो उसी जगह पर हर एक के लिए एक स्पेशल पॉइंट, तो यही स्पेशल पॉइंट अगर मान लीजिए इस जगह पर ये डेवलप कर दिया गया, तो इन्होंने ई फोकल पॉइंट के नाम से इसको नॉमिनेट कर दिया। ये है इसका टोटल समरी कि ई फोकल पॉइंट हम लोग किसको यहाँ पर रखेंगे। अब आते हैं आगे। दिस ब्रांच ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट ऑल जीएसटी रिलेटेड रिसिप्ट्स। दिस ब्रांच for all governments open an account in the name of major heads and complete the transaction related to government. Thus, this branch open 38 accounts under GST. तो आपको बताया किसकी तरफ से ये काम किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट एक मेजर हेड लेकर के कितने अकाउंट्स ओपन करते हैं? 38 अकाउंट्स ओपन करते हैं। सर ये 38 अकाउंट्स कैसे ओपन करते हैं, किस तरीके से वर्क करते होंगे? तो बेटा इसको समझिए। सबसे पहले तो जीएसटी अब मैं लिखूं तो आपको तो अब ख्वाब में भी जीएसटी समझ में आता होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस इतनी हम लोगों की क्लासेस हो चुकी है। इनके अंडर में सीधे जीएसटी पे कहाँ काम होता है, तो आप भी समझ गए कि इनके अंडर में जब हम लोग वर्क करते हैं तो 4 अलग अलग नेम्स हमको पता होते हैं। हाँ सर याद आया, एक होता है सीजीएसटी, और जहाँ सीजीएसटी होगा वहाँ पर उसके साथ में एक एसजीएसटी भी तो होगा। बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। फिर एक आईजीएसटी होगा, इंटीग्रेटेड। इतना टर्म आप समझ गए हैं। यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी में भी हम लेंगे यूटीजीएसटी। तो ये 4 मेजर अकाउंट्स के हेड्स हैं जिनके अंडर में बैंक्स क्या करते हैं, अपने अलग अलग अकाउंट्स डेवलप करते हैं। तो ये बना तो एक अकाउंट। अब इन अकाउंट के अंदर जो अकाउंट्स हैं 38 उनको मेंटेन किया जाता है। अच्छा सर, तो इसका मतलब ये हमारे पास 38 अकाउंट है, और अगर 4 है तो इसको हम 4 से इक्वली डिवाइड कर दें तो हर एक के हिस्से में बकायदा सारे अकाउंट्स आ जाएंगे। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत। प्रपोर्शनेट नहीं है, उनकी पोजीशन के हिसाब से है। नॉर्मली आप समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है? सर सबसे ज़्यादा तो स्टेट ही हो सकता है। बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम इसको ईजी समझें तो देखिए, सीजीएसटी सेंटर मतलब प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में कितने प्राइम मिनिस्टर हैं? सर अभी सोच के बताते हैं। बेटा अब तो बच्चा बच्चा भी जानता है मोदी, तो एक ही प्राइम मिनिस्टर है मोदी। तो इस वजह से सीजीएसटी का अकाउंट आपको याद रहेगा 1। सर आप इतना क्यों बता रहे हैं ऐसे करके? ताकि आपको सीक्वेंस भले ही ना याद रहे मगर ये तो याद रहे कि अकाउंट कितने होंगे। तो 1 प्राइम मिनिस्टर है, इस वजह से हमारे पास हम लोगों ने 1 सेंटर के लिए रख लिया, जो कि देखिए यहाँ पे नंबर 1 है। सर इसको नंबर 1 पे क्यों रखा, नंबर 2 पे क्यों नहीं रखते? ये भी 1 में आ सकता है। बेटा स्टोरी तो स्टार्ट हम मुखिया से ही करेंगे ना, हेड से ही करेंगे। अब हम चीफ मिनिस्टर से शुरू कर देते या गवर्नर से शुरू कर देते तो प्राइम मिनिस्टर को बुरा नहीं लग जाएगा? तो प्रोटोकॉल पालन करना है, और इस वजह से नंबर 1 पे हमने किसको रख दिया? प्राइम मिनिस्टर के लिए। मीन्स एक अकाउंट सीजीएसटी का ताकि इजी रहे। आफ्टर देन एक अकाउंट आईजीएसटी का। सर आईजीएसटी क्यों? बेटा रिलेशन तो 2 ही लोगों के बीच में है, 2 पार्टियों पे, और इस पे अगर भूल भी जाएं
तो इसका IGST, ये आई खुद भी आपको याद दिलाता है कि मेरे नाम से कितने अकाउंट होंगे, सिर्फ 1 अकाउंट। अच्छा सर, फिर अब क्या बचता है हमारे पास? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी 7। आफ्टर देन सर 7 ही क्यों, काउंट कर लो यूनियन टेरिटरी। दिल्ली में तो वैसे भी इलेक्शन हो ही रहे हैं, तो बहरहाल यूनियन टेरिटरी आप 7 कर लीजिए। तो सर SGST क्या 29 स्टेट्स के अकॉर्डिंग? जहाँ तो बेटा आप सही रहे हैं 29 स्टेट्स के अकॉर्डिंग। सर JNK भी तो 28 नहीं हो रहा है सर? बेटा अभी रूल में तो 29 ही है, और आप यहाँ पे 29 ही लेके चलिएगा, ताकि SGST का जो अकाउंट खुलेगा वो 29 अकाउंट्स इसके अंडर में खुलेंगे। तो मुझे अब ये लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया कि नंबर ऑफ अकाउंट जो हैं वो 38 होंगे। स्टेट के हेड्स में कितने अकाउंट हों, यूनियन टेरिटरी में कितने हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने हो, और IGST कितने हो। ये मेरा मेन पर्पस था, आपको इन अकाउंट्स को बताना। अच्छा सर, ये तो हम समझ गए कि अकाउंट्स तो इतने हो गए, मगर इसको बना करके हम करते क्या हैं? हम क्या करते हैं देखो, ऑल वर्क इन दिस ब्रांच इज डन थ्योरी इलेक्ट्रॉनिकली। तो जितना भी काम किया जाएगा सब तो कंप्यूटराइज ही है, पोर्टल के थ्रू है जिसको GSTN करता है, तो सब इलेक्ट्रॉनिकली ही किया जाएगा, और एक ही जगह से कनेक्टेड होकर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। सर ये कनेक्टेड होकर के और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की बात तो नहीं समझ में आ रही, तो समझिए इस बात को, देखिए लाइन में लिखा है, दिस ब्रांच फॉर ऑल द गवर्नमेंट्स ओपन एन अकाउंट इन द नेम ऑफ द मेजर हेड्स एंड कंप्लीट द ट्रांजैक्शंस टू गवर्नमेंट। कैसे करेंगे ये देखो लाइन पे लिखा है, ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड ईच ऑथोराइज्ड बैंक विल नॉमिनेट ओनली वन ब्रांच। तो एक ब्रांच जो है वो ई फोकल पॉइंट के थ्रू काम करेगी। वो भी कैसे, इसको भी समझ लीजिए। अब आपके अंडर में तो मेन तो सेंटर हो गया, तो अगर हम सेंट्रल की बात करें और इसके साथ रिलेशन की बात करें, तो इनके ऊपर कितना हेडेक है? एक स्टेट का हेडेक है। आफ्टर देन दूसरी तरफ अपना भी कैलकुलेशन देखना है, मतलब CGST कितना पैसा आया। तीसरा, इन्हें IGST भी देखना है, ताकि दो स्टेटों के बीच में लड़ाई भी ख़त्म की जा सके। अब अगर स्टेट के ऊपर आते हैं, तो हर एक स्टेट के लिए हमें काउंटिंग करनी है, उनका रिकॉर्ड रखना है। और तो और, एक ही समय में पेमेंट उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, एक ही समय में पेमेंट मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, एक ही समय में गुजरात में भी हो रहा है। सर गुजरात को आप ज़बरदस्ती लिख रहे हैं, बेटा गुजरात स्टेट की तो सर पोजीशन इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। तो अब इन सब चीज़ों के बीच, स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शंस होंगे। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश वाले ने गुजरात को ट्रांसफ़र किया, मध्य प्रदेश वाले ने गुजरात को वैल्यू ट्रांसफ़र करी, और गुड्स भी ट्रांसफ़र हुए, और इंडिविजुअल स्टेट की प्रॉब्लम है। तो जो इनका स्टेट का रिकॉर्ड होगा, सेल्फ रिकॉर्ड, वो भी तो रखना पड़ेगा। तो यूपी का सेल्फ रिकॉर्ड रखा जाएगा, जहाँ से सारे अमाउंट जो कलेक्ट हुए हैं उनका डिवीज़न स्पेसिफिकली किया जा सके। सर पेमेंट वगैरह कैसे होगा, देखो एक्सप्लेनेशन, फॉर NEFT एंड RTGS रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स द RBI सर्विसेज एज ई फोकल पॉइंट ब्रांच परफॉर्म फंक्शंस। तो दो तरह से हो गया, निफ्ट का और RTGS का। ये हम लोगों ने किस में पढ़ा, ये हम लोगों ने पढ़ा ई फोकल पॉइंट। तो सर एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आ सकता है? एग्जामिनेशन में जो बेटा क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आ सकता है? एग्जामिनेशन में आ गया, एक्सप्लेन सम इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तब आपको ये लिखना पड़ेगा। सर इतने ढेर सारे लिखने पड़ेंगे? तो बेटा वो लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना। अगर शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो हेडिंग लिख दीजिएगा, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में एक इंडिविजुअली पॉइंट आ जाएगा, ही फोकल पॉइंट। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे करें। देन इसके आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है कि और कैसे हम लोग इसको डील कर सकते हैं। दूसरा है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर।
जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CIN। अब आप कहेंगे सर फिर हमको CIN याद करना पड़ेगा, आप फिर यही कहेंगे कि एग्जामिनेशन में अगर आ गया फुल फॉर्म लिखने को तो कैसे लिखेंगे। हाँ, यही तो पढ़ाने में आपको मजा है कि आप सब लोग समझदार हैं, जान जाते हैं क्या करना है। अब ये भी जान जाइए कि फिर CIN करेगा क्या। देखिए क्या लिखा है, व्हेन एन अथराइज्ड बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये अथराइज बैंक जो अभी ऊपर से सेंट्रल बैंक ने अथराइज किए, और ये RBI शॉर्ट में जिसको आप सब जानते हैं RBI, actually receive any amount for GST, a challan identification number is generated for the identity for this deposit by the concerned bank, which indicates that payment has been received and it is deposited in the related government account। तो अब आप गवर्नमेंट अकाउंट की बात करते हैं कि हमें गवर्नमेंट अकाउंट में किस तरीके से पैसा लेकर के जाना है। ठीक, तो कौन करेगा, या तो ऑथोराइज बैंक करेंगे, जो अभी आपने ढेर सारे देखे, किसके अंडर में हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा, और सर कौन कर सकता है, और हमारा RBI कर सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को हमको बेटा थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अच्छा, फिर सर इसके बाद हम लोग क्या करें, बताता हूँ, 1 मिनट। देन सेकंड पे हम लोग ये थे चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। थोड़ा सा लिंक डिस्टर्ब हो गया था इसलिए मैंने आपको रोक दिया था। दिस चालान इज ऑफ 17 डिजिट्स। अगर ऑब्जेक्टिव होता तो मैं आपसे कहता कि जरूर रट लीजिए, क्योंकि कितने डिजिट का चालान नंबर होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आता है। आउट ऑफ विच 14 डिजिट्स आर रिलेटेड टू कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब इसमें से 14 हमारे पास जो हो गए वो नंबर चले जाएंगे हमारे पास कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद में जो रिमेनिंग हमारे पास 3 बचेंगे आर बैंक कोड। ये जो नंबर हैं ये कोड के लिए हैं। कोड के लिए इसलिए क्योंकि ये 14 तो डायरेक्ट पोर्टल पे है। पोर्टल कौन सा, जो इंडिया लेवल पे काम कर रहा है, ये तो हो गया पोर्टल। अब कितना पैसा हर बैंक अकाउंट से डिपॉजिट हो रहा है और उस अकाउंट का जो रिकॉर्डिंग होगा वो कोड नंबर जनरेट किया जाता है। इस पे हम लोग 3 डिजिट को रखते हैं। अच्छा सर, तो इसका मतलब अब डायरेक्ट अगर हम जाएंगे तो बैंक के थ्रू इसी पे नंबर आ जाएगा। बेटा GSTN पोर्टल का भी तो यूज होगा, उसको समझिए। दिस चालान नंबर इज गिवन बाय द बैंक टू द कंसर्न टैक्स पेयर हु हैज सबमिटेड द पेमेंट एंड द GSTN पोर्टल। तो अब ये चालान नंबर आपको मिला, मतलब चालान आपने जनरेट कर लिया। सर थोड़ा आसान तरीके से अगर बताएं तो ज़्यादा बेहतर है चालान जनरेट करने का। समझिए, अगर आपको यूनिवर्सिटी में पेमेंट जाकर करना होता था, पहले देखिए, या फिर कहीं पे पेमेंट करते हैं तो सिस्टम अगर डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया जा रहा था तो हम क्या करते थे, पहले हम साइट पर गए, साइट पर जा करके हम चालान जनरेट करते थे और उस चालान की कई कॉपीज होती थी। उन 3 कॉपीज के बिहाफ पर हम जा करके बैंक में मनी डिपॉजिट करते थे। इस तरह फी आपकी बैंक में डिपॉजिट होती थी। अब उसके 3 काउंटर पार्ट होते थे। उसमें से एक पार्ट आपको दे दिया जाता था जो कि सबूत के तौर पे एविडेंस आपके पास रहता था। दूसरा बैंक अपने रिकॉर्ड के लिए रखता था जो कि बैंक के अकाउंट में चला जाता था। तीसरा जो फाइल होता था वो ऑफिस के रिकॉर्ड के लिए आगे भेजा जाता था, मतलब यूनिवर्सिटी के ऑफिस के लिए। 3 अलग अलग जो इसके पार्ट थे वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे। सेम उसी तरीके, उन्हीं को हम लोग चालान कहते थे कि पहले चालान जनरेट होगा फिर उसके बाद फी बैंक में डिपॉजिट होगी। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने लिया वो फी डिपॉजिट बैंक काउंटर पर लिया कि आपको बैंक काउंटर पे जाना है। अब देखिए, आप स्टूडेंट है तो आप बैंक काउंटर में जाकर डिपॉजिट करते थे, मगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो अगर डिपॉजिट करेगा तो वो कहाँ पर जा करके करेगा, ये आपको समझना है। तो इसी के लिए जो चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके लिए सबसे पहले गए बैंक। बैंक में जा करके, आपका अकाउंट तो इंडिविजुअल खुल नहीं रहा है, इस बैंक में आप क्या करेंगे, इस बैंक में आप जाएंगे, यहाँ से जा करके आपको एक नंबर मिल जाएगा जिसको हम बोलेंगे CIN के इस अकाउंट को। फिर हम सर क्या करेंगे,
फिर आप इस CIN नंबर को ले करके कहाँ आ जाएंगे, अपने ऑफिस में आ जाएंगे। सर ये वही ऑफिस जहाँ से हम बिजनेस रन कर रहे हैं। बेटा अब तो पोर्टल के थ्रू है, चाहे तो आप ऑफिस में बैठ करके इंटरनेट का यूज़ करिए, चाहे अपने घर पे यूज़ कर लीजिए। तो वहाँ पर जब आते हैं तब आप उस जगह पर उसका पेमेंट करते हैं। देखो, द चालान नंबर इज गिवन बाय द बैंक टू द कंसर्न टैक्स पेयर हु हैज सबमिटेड द पेमेंट। तो यहाँ पर अब आप इस चालान नंबर को लेकर के पेमेंट जमा कर देते हैं। There is no human intervention in this process. This process is received by all concerned party automatically. तो ये सारा का सारा काम जो है ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है। सर इसका क्या मतलब है कि ऑटोमेटिकली हो जाता है? तो बेटा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो थ्योरी में लिखा है वो ये है, दिस चालान नंबर इज गिवन बाय बैंक। तो अभी मैंने आपको समझाने के लिए भेजा कि आप फिजिकली बैंक में गए और जा करके ऐसे चालान लेकर के आ रहे हैं, मगर होता क्या है बेटा, अब सारा काम किसके थ्रू हो रहा है? पोर्टल के थ्रू हो रहा है। तो हम उसी पोर्टल पे जा करके जनरेट कर लेते हैं अपना CIN नंबर और उसी के थ्रू हम लोग पेमेंट कर देते हैं। ये तो हुआ हमारा पॉइंट नंबर 2, जिसको हम बोलते हैं CIN। क्या फुल फॉर्म हुआ? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 3। ये है, मैं इसको बताने जा रहा हूँ, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, CPIN। When a taxpayer want to deposit GST related payment in his cash ledger, बताया था कि कैश लेजर ने पहले आप मनी डिपॉजिट कर देंगे, इसका मतलब नहीं कि पे कर दिया। जब भी आप इसमें जा करके डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट करने का मतलब क्या होता है? आप इसमें जा करके मनी को क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब है कि ये आपका एक पर्स की तरह काम करता है, एक वॉलेट की तरह काम करता है। जब तक आप क्रेडिट नहीं करेंगे माइनस नहीं होगा। देन ही हैज़ टू जनरेट ए चालान थ्रू GSTN। तो अब देखिए, चालान जनरेट किया पैसा जमा करने के बाद में, तो ये चालान जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे ही चालान आपका जनरेट हो जाएगा, एज सुन एज दिस चालान इज जनरेटेड इन GSTN ए 14 डिजिट नंबर इज डिस्प्लेड ऑन चालान। फिर से वही देखो 14 डिजिट नंबर आ गया। दिस नंबर इज कॉल्ड कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यही हो गया CPIN। वंस दिस नंबर इज जनरेटेड, no further change in challan can be made by the taxpayer. The validity of no changes in challan, तो क्या नो फर्दर चेंजेस इस चालान का मतलब हुआ कि बेटा चालान का एक कोई फॉर्मेट होगा, उस फॉर्मेट में कुछ इंफॉर्मेशंस होंगी, तो उन इंफॉर्मेशन को जब आप फिल कर देंगे तभी तो उसके बाद में आपको वो नंबर मिलेगा। अब वो नंबर में जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल करी है उसी के थ्रू ही सारा पेमेंट जनरेट किया जाएगा। अब आप कहते हैं कि नहीं कुछ गलतियां हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, चेंज हो गया, तो क्या करें? वो एक अलग बात है। इसीलिए कहा गया नो फर्दर चेंजेस। चालान जनरेट हुआ, नंबर आया, अब आप पेमेंट करिए। क्या करें, कैसे? द वैलिडिटी पीरियड ऑफ दिस चालान इज 15 डेज आफ्टर इट्स जनरेशन। सर 15 दिन बीत गया तो अब हम क्या करें? तो देखिए, द चालान डिसअपियर फ्रॉम द GSTN सिस्टम इफ दिस चालान इज नॉट यूटिलाइज विद इन द सेट पीरियड मतलब 15 दिन, 15 डेज के अंदर, द न्यू चालान नीड टू बी जनरेटेड। एनी टैक्स पेयर हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स नीड टू बी जनरेट। तो यहाँ पर देखो जो जनरेट हो रहा है, एनी टैक्स पेयर, इसकी बात कर रहा हूँ, हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और डिपार्टमेंटल ऑफिसर और एनी अदर पर्सन पेइंग टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ दिस टैक्स पेयर कैन जनरेट द चालान। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कौन इसको जनरेट करेगा। क्या कंपनी खुद ही आकर के जनरेट कर ले? नहीं, कंपनी की तरफ से कोई ऑथराइज्ड पर्सन है तो वो जनरेट कर ले, कोई उनके डिपार्टमेंट का ऑफिसर है तो वो बेटा इसको जनरेट कर ले, या फिर इसके लिए किसी पर्सन को अपॉइंट कर रखा है टैक्स के लिए तो वो जनरेट कर ले। देन उनके बिहाफ पर अगर कोई काम करता हो तो जनरेट कर ले। तो ये 4 लोग हैं जो कि पोर्टल पे आ करके CPIN अपना जनरेट कर लेते हैं। देन आगे क्या? यू कैन नॉट फिल चालान मैनुअली, ओनली ऑनलाइन। तो बताया ही था कि सब कंप्यूटराइज्ड है, इंटरनेट के थ्रू है, तो मैनुअली कुछ नहीं होगा, सब जो है मैनुअली ना हो करके ऑनलाइन ही होगा और ऑनलाइन ही इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये आपने अभी देखा तीसरा स्पेसिफिक, जिसको हम लोग कहेंगे CPIN। एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हम लोगों ने कितनी चीज़ें इसमें से कर ली हैं। तो ये देखिए,
सबसे पहला आज का हम लोग का पार्ट था ई फोकल पॉइंट ब्रांच, ठीक, जिसको आप समझ गए थे कि अलग अलग स्टेट पे अलग अलग प्लेस पे किया जाएगा। दूसरा सी आई एन, सी आई एन से बड़ा सी पिन, इसके लिए सीधे सीधे पोर्टल की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर हमारा सर किससे रिलेटेड है, देखिए आपको दिख रहा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अकॉर्डिंग टू रूल 88 ऑफ द सी जी एस टी इन इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर, a unique identification number is created on the common portal for each debit or credit transaction. If any liabilities is deducted from tax liability register, it will display as a single identity number. सर क्या मतलब हुआ? बेटा नाम से क्लियर है कि यूनिक है। यूनिक का मतलब है जितने आप ट्रांजैक्शन करेंगे, जितने आपने ट्रांजैक्शन किए, उन सब ट्रांजैक्शन का अलग अलग रिकॉर्ड आएगा और उनके लिए एक एक नंबर जनरेट होगा, जिससे कि आप उसको फॉलो अप कर सकें, देख सकें किसी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो कवर अप किया है वो अभी तक का ये 4 पॉइंट्स कवर अप किए। आगे हम लोग चलते हैं फॉर्मेट रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ जीएसटीएन। सर क्या ये हम लोग को लर्न करना पड़ेगा? नहीं, लर्न करने की जरूरत नहीं, दिमाग में रख लीजिए कि इतने जो बेसिक फॉर्मेट हैं उनको यूज़ किया जाता है जीएसटीएन की पेमेंट के लिए। तो सर क्या सारे कैसे इतना हम लोग याद करेंगे? बेटा याद क्या करना है, ये पहला जो ब्लॉक है ये तो तुम लोग को मैंने पहले ही बताया कि जबान पर रट चुका है। तो ये पहला ब्लॉक तो तुम्हारा जीएसटी से है, जितने भी हैं सब में हम लोग जो है पेमेंट करते हैं। दूसरा सारा का सारा पीएमटी से रिलेटेड है कि जब आप पेमेंट कर रहे हो देन याद फिर क्या करना है, दिमाग में ये याद रखने, अगर आपको आंसर को अपनी क्वालिटी दे दी, रिच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 1 रिलेटेड है आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटीज रजिस्टर ऑफ टैक्सेबल पर्सन। तो ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा कहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटीज रजिस्टर। तो इसमें से इलेक्ट्रॉनिक को ना ध्यान रखिए, आप इसमें से लाइबिलिटीज को ध्यान दीजिए। और जैसे ही आप लाइबिलिटीज लिखने की बात करेंगे तो लाइबिलिटीज में देखो सबसे पहले जैसे तुमने लिखा एल आई, तो ये एल अपने आप ही 1 को याद करा देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लाइबिलिटीज रजिस्टर की बात करेंगे तो जीएसटी पीएमटी 01 की बात हो जाएगी। ट्रिक दे रहा था ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। देन पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक फिर नहीं याद करना है, हमें क्या याद रखना है? हमको क्रेडिट लेजर को याद रखना है। दूसरे नंबर पर हम लोग किसको याद रखेंगे? क्रेडिट लेजर को याद रखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहना मैं चाह रहा हूँ। जब लाइबिलिटीज 1 में हुआ था तो वो रजिस्टर ऑफ टैक्सेबल पर्सन था। तो यहाँ पर आप आंसर पे इस कीवर्ड को ध्यान रखेंगे कि 1 जो टैक्सेबल पर्सन से रिलेटेड है। टैक्सेबल पर्सन के ऊपर तब तक टैक्स नहीं लगता, कब तक नहीं लगता सर? जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो। तो 1 तो टैक्सेबल पर्सन को रजिस्टर्ड करता है, और 2 जो है वो देखो रजिस्टर्ड पर्सन से आगे बात कर रहा है, ये देखो। क्योंकि अब ये टैक्सेबल पर्सन क्या हो गया? रजिस्टर्ड हो गया। तो रजिस्टर्ड पर्सन का जो लेजर होगा वो कौन सा होगा? क्रेडिट लेजर, जहाँ पे उसको अपना रिकॉर्ड रखना है। तो हमने 1 कर लिया, 2 कर लिया। 3 पर आते हैं। 3 है ऑर्डर ऑफ री क्रेडिट ऑफ अमाउंट टू कैश और क्रेडिट लेजर ऑन रिजेक्शन ऑफ रिफंड। क्रेडिट लेजर में जो पैसा आ रहा है या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा। तो पहले आप जो पैसा कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह का रिजेक्शन होता है कैश के लिए, रिक्रेडिट होता है, उन सब की बात पॉइंट नंबर 3 में होगी। पॉइंट नंबर 4 है एप्लीकेशन फॉर इंटीमेशन ऑफ डिस्पेंसिंग इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैश लेजर लाइबिलिटीज। तो किसी भी तरीके का कोई भी विवाद पैदा हो जाता है तो उन सबको बताने के लिए हम E4 को फॉलो करेंगे। सर ये कैसी बात हुई कि हम कैसे याद रखेंगे? फिर से इतनी डिस्पेरेंसी आप वर्ड यूज कर दे रहे हैं। तो बेटा 4 तुम्हें खुद ही याद दिलाएगा। मैंने क्या बोला, अक्सर देखो एक ट्रिक लगा लो कुछ भी तो यहाँ पर ये ट्रिक हेल्प करेगी। ए बी सी डी अगर हेल्पफुल बात करो तो डी से ही तुम्हारा क्या होता है? जो भी डिस्पेरेंसी होती है, तो डिस्पेरेंसी को अगर हम नंबर दें तो 1 2 3 4 नंबर नहीं दोगे, तो डी को जब 4 नंबर दोगे तो इसी तुम्हारा चालान जो बन जाता है जीएसटी पीएमटी 4। तो ये पेमेंट हो गया फॉर्मेट का पीएमटी 4। आफ्टर देन अब हम आते हैं जीएसटी 5 पे, कैश लेजर।
सर ये कैश लेजर कैसे? बेटा शुरू में तो यहाँ क्रेडिट ले लिया ना, तो ये 2 और 5 को देखो, जो 2 है वो तुम्हारा क्रेडिट से रिलेटेड है, और जो तुम्हारे पास 5 है वो कैश लेजर से रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले जो रजिस्टर्ड पर्सन के साथ में वर्क हो रहा है वो क्रेडिट के साथ में हो रहा है। तो जब भी रजिस्टर्ड पर्सन का जो साथ है वो क्रेडिट से क्यों हो रहा है, हम याद कैसे रखेंगे कैश से? तो कुछ लोग तो याद रख लेते हैं, मगर मैं बता देता हूँ ट्रिक आपको। देखिए सबसे पहले तो आप पहुंचे कहाँ पर, टैक्सेबल पर्सन पे, बोलिए हाँ या नहीं। तो आप कहेंगे हाँ सर, नंबर 1 पे हम टैक्सेबल पहुंच गए। जैसे ही टैक्सेबल हो गया, तो टैक्सेबल होते ही फिर उस बंदा कौन सा बन जाएगा, वो बन जाएगा रजिस्टर्ड। तो REG रजिस्टर्ड, देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो जब रजिस्टर्ड आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, RE की, रजिस्टर्ड दिख रहा है। तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि सर इसको हम कैश लेजर रखे या क्रेडिट, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, हम किसको याद रखें? देखो रजिस्टर्ड का RE तुमको क्रेडिट में RE दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ना? आसान ट्रिक। रजिस्टर्ड का कैश में थोड़ी कुछ दिखाई दे रहा है। तो रजिस्टर्ड का जो पहला वर्क था वो किससे रिलेटेड था? वो तुम्हारा बिल्कुल सही दिमाग में आया, क्रेडिट से था, तो क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने कवर अप कर लिए 1 2 3 4 और 5। आपको 5 पॉइंट तक का क्लियर हो जाता है। आफ्टर देन चालान फॉर डिपॉजिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब पैसे आ गए, सब चीज़ें डेवलप हो गई, आपने चालान को जनरेट कर लिया है इस फॉर्म पे। देन लास्ट एप्लीकेशन फॉर इंटीमेटिंग डिस्पेंसी रिलेटिंग टू पेमेंट। तो अब हम यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन है उसको इस जगह से पेमेंट के लिए दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपका क्लास टोटल यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो मैं यहाँ पर यूनिट 1 को फिनिश अब लिख सकता हूँ। तो यूनिट 1 के सारे कंटेंट अब आपके बेटा फिनिश हो गए। अब इसको घर बैठ के रिवाइज करिएगा। हर एक के लिए मैंने वीडियोस आपको दे दी हैं, अपलोड कर दिया है। उसको पढ़ने के बाद में भी अगर कभी कहीं किसी जगह कोई दिक्कत आ रही, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है। मैं यहाँ पर ऑलरेडी फ़ोन नंबर फिर से लिख देता हूँ, 9415012953। इस नंबर पे आप, व्हाट्सअप नंबर है, अपनी क्वारी डाल सकते हैं, मैं उसी से देख करके आपको बता दूंगा। मैं अनुभव तिवारी आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।